कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के नवीन माथुर जुड़ रहे हैं। नवीन, आपका स्वागत है। सबसे पहले बात सोने की करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा उठापटक सी दिखाई दे रही है। घरेलू बाजार में कमजोर रुपए से सपोर्ट जरूर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें पिछले 2.5 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पिछले हफ्ते अमेरिका में रोजगार के आंकड़े जारी हुए थे, जिसके मुताबिक वहां बेरोजगारी दर पिछले 7.5 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पर गिर चुकी है। उम्मीद से जितना एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार, उससे कम निकल कर आए ये जॉबलेस क्लेम, लेकिन उसके बावजूद आप देखें तो यहां पर एक नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। अगले हफ्ते वहां फेड की अहम बैठक होने वाली है। नवीन, यूएस की इकोनॉमी लगातार रिकवरी मोड में ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉबलेस डेटा से आप क्या यहां पर इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं? क्या संकेत मिल रहा है? क्या अगले हफ्ते फेड के पास ज्यादा रूम होगा यहां पर रेट बढ़ाने का? और सोने पर इस वक्त क्या आपका व्यू है? ऑनेस्टली जो डेटा आया है पिछले हफ्ते और फ्राइडे को, पेरोल डेटा और द जॉबलेस क्लेम डेटा, वो मिक्स्ड है। अगर आप देखें नॉन फार्म पेरोल डेटा, that was slightly negative, which shows that the job creation जो हुई है मार्केट में और यूएस इकोनॉमी में वो कम थी बशर्ते जो एक्सपेक्टेड था। जॉबलेस क्लेम्स के फिगर्स डेफिनेटली कम हुए हैं, जैसे आप बता रहे हैं, तो वो एक तरफ से दर्शाता है कि जो यूएस इकोनॉमी है वो रिकवरी मोड पर है। इवन द जीडीपी फिगर्स व्हिच हैव बीन रिलीज्ड एंड द प्रोविजनल फिगर्स एंड द रिवाइज्ड फिगर्स which were released last week also showed the momentum, but a moderate momentum in the GDP growth of the US economy. अहम सवाल ये है कि इस सितंबर मीटिंग में फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या नहीं? Two fundamental factors remain positive for the Fed to do it. One is the growth in the US markets and the positivity building around the markets that the US this particular year would definitely go in and increase the federal interest rates, Federal Reserve rates. But जब ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें, तो वहां पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। चाइना फैक्टर इज प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल एंड उसके चलते जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो भी काफी हद तक वॉलेटाइल हैं। द क्वेश्चंस आर वेदर द फेड देयरफॉर वुड कीप अ व्यू on the emerging markets and the current developments of the last 1 month or so after the China's yuan devaluation. So इसमें probability जो है वो लगता ये है that the September meeting may not go in for an interest rate hike, but December definitely looks like to be, as of now, would be the stance where the Federal Reserve may take a final view and increase. Moderate increase होगा, बहुत ज्यादा increase नहीं होगा Federal Reserve rate। तो मुझे लगता है कि इस साल एक बारी तो Federal Reserve जो है वो इंटरेस्ट रेट की जो दरें हैं वहां पे वो बढ़ाएंगे, पर नथिंग बियॉन्ड दैट। नवीन, इस लिहाज से तो अभी ये जो लेटेस्ट जॉबलेस डेटा आया है, पेरोल डेटा आया है, उसके बाद व्यू कुछ खास बदला नहीं है, क्योंकि हम काफी दिनों से ये मान रहे हैं कि सितंबर में रेट हाइक होना बहुत मुश्किल है, दिसंबर में ही शायद एक पॉसिबिलिटी लग रही है, और वो भी जो इंक्रीज होगा वो एक पोस्चरिंग होगी, एक इंडिकेशन होगा, ना कि एक बहुत बड़ा कोई बदलाव होने वाला है इंटरेस्ट रेट में। तो ऐसे में घरेलू बाजार में जहां रुपया लगातार गिर रहा है, अभी अभी देखा आपने 66.7 पर पहुंच गया है रुपया, तो सोने को आप कहां जाता देख रहे हैं इस वक्त? पोजीशन बनानी है तो क्या पोजीशन बनाई जाए, और दिवाली तक क्या लगता है एक छोटे रेंज में रहेगा सोना इस वक्त? इंटरनेशनल मार्केट्स में तो डेफिनेटली डॉलर टर्म्स में सोने में मंदी का ही रुख रहेगा, क्योंकि अगर फाइनल स्टैंस फेडरल रिजर्व रहता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए, तो डॉलर में एक स्ट्रेंथ आ सकती है, जो कि अभी भी हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में आई है इस वजह से। तो एक उस स्ट्रेंथ की, डॉलर स्ट्रेंथ की वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखेंगे कि सोना में थोड़ा सा नीचे की तरफ या बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और सारे फंडामेंटल फैक्टर्स भी अभी तक वही दर्शा रहे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम है, इन्फ्लेशन कहीं पे भी ज्यादा नहीं है, ईटीएफ्स भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ग्लोबली इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड में, तो सारे फंडामेंटल फैक्टर्स जो है वो नेगेटिव ही हैं। जहां तक रुपी वर्सेस डॉलर की बात है, डेफिनेटली अगर जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो आउटफ्लो
इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स में भी होगा और फॉरेन फंड्स का और फॉरेन आउटफ्लो ऑफ द रिजर्व, तो मुझे लगता है उसके चलते जैसे रुपए में हमने देखा है दबाव बनते हुए, वो आएगा। यहां तक ये बात ठीक है कि दबाव आएगा, पर वी वोंट सी टू मच ऑफ डिप्रिसिएशन और वीकनेस इन इंडियन रुपी जो सोने के भावों को एक बहुत ऊंचे स्तर पे लेके जा सकते हैं। सो इट्स अ बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ द डाउन टर्न बिकॉज ऑफ द डॉलर इन इंटरनेशनल प्राइसेस एंड द सेम टाइम द वीकनेस इन इंडियन रुपी वुड स्टेबलाइज द प्राइसेस एट अराउंड 25 to 26,000। अभी जो भाव है तकरीबन 26,500 के आसपास का भाव चल रहा है। इंट्राडे में अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहे तो पॉजिटिव बाइस रख के चल सकता है, बाइंग की ही रिकमेंडेशन रहेगी। Although overall market scenario is bearish, तो अगर कोई आज इंट्राडे में प्योर प्ले करना चाहता है because of the rupee factor, we will go buy on the October contract at around 26,480. Stop loss for this trade can be maintained at around 26,300 के आसपास, और टारगेट्स जो है ऊपर की तरफ वो तकरीबन 26,800 और 850 के सोने में देखे जा सकते हैं। सिल्वर also a buy with a target of approximately 35,900 and buying can be initiated at around 35,400 or so. ओके, चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि वहां पर गिरावट है। घरेलू बाजार में क्रूड का दाम करीब 1.5% नीचे आया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। नवीन, क्रूड इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव बात, जितना रुपया गिर रहा है उससे ज्यादा कच्चे तेल में दबाव है, लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है, क्या माने और ज्यादा प्रेशर रहेगा कच्चे तेल पर आगे? सारे फंडामेंटल फैक्टर्स जो हैं वो नेगेटिव हैं क्रूड के, मतलब कि कोई भी ऐसा फैक्टर अभी हाल फिलहाल में ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव है। हमने कुछ वॉलेटिलिटी देखी थी अर्ली लास्ट वीक के जब क्रूड में एक तेजी आई थी, तकरीबन जहां तक मुझे ध्यान है 15 से 17% हमने तेजी आते हुए देखी थी भावों में, पर वो सस्टेन नहीं हो पाई क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर्स है, चाहे वो ओवर सप्लाई हो, चाहे वो डिमांड हो, चाहे वो कंसर्न्स अबाउट इमर्जिंग मार्केट्स हो, चाहे डिमांड फैक्टर हो, plus the Saudi and the OPEC factor and the Iran factor because of the nuclear deal, सारे दर्शा यही रहे हैं कि क्रूड में मंदी का ही रुख रहेगा। यहां तक बात है कि जो फोकस आ रहे हैं वो WTI और ब्रेंट के तकरीबन $35 and $40 तक के हैं। अभी जो है ब्रेंट तकरीबन $50 के आसपास चल रहा है और WTI कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तकरीबन $45-46 के आसपास है। तो मतलब कि यहां से भी तकरीबन $5 से $7 की गिरावट देख रहे हैं। जो ब्रेंट का प्रीमियम है मुझे लगता है वो बरकरार रहेगा तकरीबन $4 से $5 के आसपास। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, पर टेक्निकली लगता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है बिकॉज ऑफ द रुपी फैक्टर ऑन द MCX। सो हेंस वी आर रिकमेंडिंग ओनली फॉर द डे द पॉजिटिव बायस ऑन द बाय साइड एंड द क्रूड ऑयल ऑन द MCX फॉर द अक्टूबर मंथ कैन बी बॉट इन एट अराउंड 3030 लेवल्स। स्टॉप लॉस इस ट्रेड का तकरीबन 2980 के आसपास रखें और टारगेट्स जो हैं ऊपर की तरफ तकरीबन 3130 और 3120 के देखे जा सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड रिमेन्स नेगेटिव, इट इज जस्ट अ टेक्निकल बाय फॉर द इंट्राडे। ओके, तो ट्रेंड तो नेगेटिव है, लेकिन एक टेक्निकल बाय बनता है इस वक्त कच्चे तेल में। 3030 के आसपास आपको बाइंग करनी है, 3130 का टारगेट, 2980 पर एक स्टॉप लॉस। लेकिन नवीन, इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू। कमोडिटी राउंडअप में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। आगे पंजाब और हरियाणा में सूखे का कितना असर है, हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर।